Hey everyone, before moving forward, this is just a general announcement about the CSAT foundation course, which is starting from 1st of March, right? And the course is running at 70% discount. So please go and enroll for the course. In this course, we would be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangements और ऐसा सब कुछ जो CSAT के लिए important है. हमने लास्ट ईयर भी एक कोर्स लॉन्च किया था CSAT with PYQs, जिसके थ्रू हमने बच्चों को बहुत हेल्प किया था एंड दे वर एबल टू डू 50+ क्वेश्चंस राइट in UPSC main prelims paper. So please go and register for the course, and with this course you are also getting that complimentary course free of cost. तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं then CSAT with PYQs वाला जो कोर्स है that you are getting for free, है ना. And you can get the schedule for this course by clicking on this link, और ये सारे links जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप डेमो लेक्चर्स लास्ट ईयर के कोर्स पे भी देख सकते हैं. एंड फॉर रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स यू कैन go to this particular link, right? And जो last year के testimonials हैं for the student feedback, you can also look at these feedbacks from various students on our website, or you can pause the slide and look at these testimonials. Thank you so much. Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new lecture. और आज से हम RTM स्टार्ट कर रहे हैं, that is revision through MCQs. और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम हर एक टॉपिक को रोज़ के एक एक टॉपिक लेके उसके 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, है ना. तो अभी तक जो हमारा पैटर्न चल रहा था दैट वाज 5 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक. बट अब से हम क्या करेंगे, अब से हम एक एक टॉपिक को पकड़ लेंगे. तो जैसे फॉर एग्जांपल आज हम पॉलिटी के 10 क्वेश्चन देखेंगे, कल मॉडर्न हिस्ट्री के देखेंगे, परसों मिडेवल के देखेंगे, और ऐसे एक दिन हम करंट अफेयर्स के भी देखेंगे. और फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि CSAT का भी एक आध क्वेश्चन हम बीच बीच में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका थोड़ा CSAT भी होता रहे, है ना. सिंस प्रीलिम्स पास आ रहा है तो उसके चलते मैंने ये डिसाइड किया है कि हमारे स्टैटिक टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, करेक्ट. और MCQs के थ्रू प्रिपेयर करेंगे तो स्टैटिक टॉपिक ज़्यादा अच्छा होगा. तो चलिए, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं आज के जो हाई यील्डिंग MCQs हैं. टुडेज टॉपिक इज पॉलिटी एंड दिस इज लाइक लेक्चर 33. चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मनी बिल. तो ये उल्टा हो गया है, वैसे यहाँ पे मनी बिल यहाँ पे होना चाहिए था, है ना. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मनी बिल. तो मनी बिल के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ना. सही नहीं है, हमको सही नहीं मानना है, हमको मानना है कि सही नहीं है. तो ये डायरेक्ट पार्ट जो है वो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा. लक्ष्मीकांत में मनी बिल का एक टॉपिक दिया हुआ है पार्लियामेंट सेक्शन में, है ना. अभी हम थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे उसको. तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है. अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स. दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ मनी बिल हैज़ प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. ओके. उसके बाद क्या बोल रहा है, अ मनी बिल इज कंसिडर्ड विद द कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. ओके. और चौथा क्या बोल रहा है, अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब देखो, अब ये क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ है ना, और उसमें ऑप्शन जो फ्रेम हुआ है वो भी बहुत अच्छे से फ्रेम हुआ है, क्योंकि देखो इसमें पहले ही ऑप्शन में ओनली दे दिया. बच्चों की टेंडेंसी होती है ओनली वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं और वो तुरंत यही मार के चले जाएंगे और वहीं पे उनका आंसर गलत हो जाता है ना. और बाकी नीचे के ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं. बट हमने जब सारे ऑप्शन पढ़ लिए तो हमको एक चीज़ तो डेफिनेटली मालूम है कि मनी बिल, इसमें बोल रहा है कि मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो इमरजेंसी में फंड यूज़ होता है ना, उसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी. और ये क्या होता है, ये किसी लेजिस्लेटिव एक्शन से ड्राइव नहीं होता है, ड्रिवन नहीं होता है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से होता है. ये किसके हाथ में होता है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है. प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कंटिजेंसी फंड से पैसा कितना जाएगा, क्या होगा, है ना. ये सब प्रेसिडेंट के हाथ में होता है. तो इसको कोई बिल विल इससे कंसर्न नहीं है ना. अप्रोप्रिएशन बिल होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए, करेक्ट. कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया निकालने से कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए कोई बिल नहीं होता है ना. तो ये तो डेफिनेटली गलत है. अब इसमें एक ही स्टेटमेंट गलत है तो आंसर इसका सी है ना. बट ये जो पूरा पार्ट है मनी बिल का, दिस इज गिवन इन लक्ष्मीकांत कि भाई
उसमें 5, 6, 7, 8 पॉइंट दिए हैं कि अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल अगर if it contains only provisions relating to the imposition, abolition, remission, alteration and regulation of tax. It has provisions for the custody of consolidated fund of India and contingency fund of India. और एक ऐसा बिल that deals with the regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई बोरो कर रही है पैसा या फिर कोई गारंटी दे रही है पैसे पे, तो वो उस टाइप का बिल होता है मनी बिल। अब हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं मनी बिल के बारे में। तो ये कौन डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल होगा कि नहीं? दैट इज स्पीकर, एंड स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। इस डिसीजन को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट में भी, एंड इनफैक्ट इवन प्रेसिडेंट भी चैलेंज नहीं कर सकते। और मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है वो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट से ही इंट्रोड्यूस होता है, करेक्ट? प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट से इंट्रोड्यूस होता है। और कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। तो ये ध्यान रखना कि मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, और इसको सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर इसको इंट्रोड्यूस नहीं करता है। ये भी आपको याद रखना है कि ये सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ राज्यसभा के पास क्या पावर होती है मनी बिल से रिलेटेड? तो राज्यसभा जो है वो सिर्फ प्रपोज कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है कुछ अमेंडमेंट्स, बट एक्चुअली में मानना ना मानना वो किसके पास है? लोकसभा के पास। और उसको ये कितने दिन में करना है? 14 दिन के अंदर अंदर उसको पास करना होता है या फिर अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है। और अगर मान लो वो रिकमेंडेशन देता है और लोकसभा उसको नहीं मानता है तो भी मनी बिल पास होता है। और अगर 14 दिन में राज्यसभा नहीं बताता है कि हम उसका स्टैंड क्या है तो भी इट इज़ डीम्ड टू बी पास्ड। ठीक है, ये सब हो गया मनी बिल के बारे में, करेक्ट? और कौन से आर्टिकल में डील करता है? आर्टिकल 110, है ना? ये हमने रिवाइज कर लिया मनी बिल के बारे में। और हाँ, इसमें अगर मान लो राज्यसभा पास नहीं करता है 14 दिन के अंदर अंदर, तो इट इज़ डीम्ड टू बी पास्ड, और इसमें कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता है ना? कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट मनी बिल। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेजिडुअरी पावर वर गिवन टू। तो ये जो फेडरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 वाला, इसमें रेजिडुअरी पावर किसको दी गई हैं? तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो लिस्ट डिवाइड हुई थी वो किस में डिवाइड हुई थी? फेडरल लिस्ट, फेडरल प्रोविजन से प्रोविजनल लिस्ट थी, प्रोविजनल लिस्ट थी, है ना? और फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट, और इसके बाद कॉन्करेंट थी, और कॉन्करेंट के बाद रेजिडुअरी पावर्स थी, है ना? तो रेजिडुअरी पावर किसको दी गई थी? रेजिडुअरी पावर गवर्नर जनरल के पास थी, है ना? रेजिडुअरी पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाइज द अबव स्टेटमेंट। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर, है ना? फंडामेंटल राइट है। एक ही ऑप्शन में आर्टिकल 21 है, दैट इज सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है। राइट टू प्राइवेसी किसका पार्ट है? आर्टिकल 21 का। उसके बाद विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहले तो ये बताओ कि मेरे को इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर्स दोनों हाउसेस के, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, और इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, है ना? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, तो इसमें एमएलएज बेसिकली वोट करते हैं। और इसके साथ साथ इलेक्टेड मेंबर्स उन यूटीज़ के जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है ना? वो वाले यूटीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब होता कैसे है ये इलेक्शन? ये इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ उसको जाके देख लेना। इट इज़ डन थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना? और इट हैपन्स थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट होती है, उसके थ्रू ये होता है। ये पूरा प्रोसेस कवर किया हुआ है पॉलिटिकल लेक्चर्स में। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि भाई इसमें जैसे मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो उसमें हम प्रायोरिटी वाइज वोटिंग होती है कि भाई पहली प्रायोरिटी पे कोई बंदा किसको वोट दे रहा है, दूसरी प्रायोरिटी पे किसको दे रहा है, फिर तीसरी प्रायोरिटी पे किसको दे रहा है, फिर चौथी प्रायोरिटी पे किसको दे रहा है। इस टाइप से हम प्रायोरिटी वाइज एलिमिनेट करते हैं लोगों को। तो ये पूरा प्रोसेस वहाँ पे है, इंक्लूडिंग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, वो भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज़ उसको जाके देख लेना। अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस कि जो वैल्यू ऑफ वोट है ऑफ ईच एमएलए दैट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, जो एमएलए की जो एमएलए का वोट है दैट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अभी वो इस एमएलए का वोट का वैल्यू होता कितना है? तो हम इस एमएलए के वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, है ना? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय
टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय ये टोटल एमएलएज कितने हैं उस स्टेट के, टोटल एमएलएज इंटू 1/1000 है ना। इस टाइप से हम एमएलए का वोट निकालते हैं, है ना। तो टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की कितनी है, टोटल एमएलएज कितने हैं उस स्टेट से, इंटू 1/1000। अब ये जो पॉपुलेशन है स्टेट की वो भी डिफरेंट होगी और जो एमएलएज इलेक्टेड हैं वो भी डिफरेंट होंगे हर स्टेट का, तो वैल्यू जो है हर एमएलए की वोट की वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी, है ना। और ऐसे ही क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। तो एमपी का जो वैल्यू होता है, एमपी के वोट का वैल्यू, वो कैसे हम निकालते हैं, एमपी के जो वोट का वैल्यू होता है वो हम निकालते हैं टोटल टोटल वैल्यू ऑफ ऑल, शायद टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए, इस टाइप से होता है। एक बार रीचेक कर लेता हूँ ताकि गलत ना हो जाए, है ना, रीचेक कर लेते हैं ताकि गलत ना हो जाए। ये कितना था, लेट्स सी एक बार, टोटल एमएलएज का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, तो वही है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज, मतलब कि कितना हो जाएगा ये, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए, जितने भी एमएलए हैं टोटल इंडिया में उन सबका टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज इंटू 1/1000, है ना। ये हो गई क्या, ये हो गई टोटल वैल्यू, ये हो गई एक एमपी की वैल्यू। अब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज तो कांस्टेंट होगा और टोटल नंबर ऑफ एमपीज भी कांस्टेंट होगा, तो ये एक कांस्टेंट होता है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, ऑल्दो थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत बार बार रिवाइज करोगे तो याद आएगा, बट ये याद होना चाहिए हमको, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन गलत है, पहला क्वेश्चन सही है, पहला ऑप्शन सही है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, है ना। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या बोल रहा है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एनी एक मिनट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट, यहाँ पे है इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, है ना। तो ये सही है, जब भी कोई गवर्नर या प्रेसिडेंट अपने टर्म में होता है तो उसके अगेंस्ट आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। दीज आर द प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड टू बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो पहला सही है। दूसरा, द एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं, दैट शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, तो ये भी सही है ना। आप सैलरी उनकी कम नहीं कर सकते और जब वो ऑफिस में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, सी। उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज scrutinizes and reports to the house whether the powers to make regulations, rules, sub rules, bylaws conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive with the scope of such legislation। तो ये एसेंशियली क्या बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट पावर डेलीगेट करता है अपनी, डेलीगेट मतलब किसी और को दे देना, पार्लियामेंट अपनी पावर डेलीगेट कर देता है किसी को, वो बॉडी अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से रूल्स बना रही है कि नहीं बना रही है, वो उसको वो वाली कौन सी कमेटी होती है ना, कौन सी ऐसी कमेटी होती है जो वो उसको स्क्रूटिनाइज करती है ना। तो इसका क्या नाम है, अब देखो, पहला बोला है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज, दूसरा है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तीसरा है रूल्स कमेटी और चौथा है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो ये वाला देखो, सेकंड ऑप्शन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट मतलब कोई एक बड़ी अथॉरिटी है, उसके नीचे कोई एक छोटी अथॉरिटी है, वो लॉ बनाएगी, है ना। तो ये लॉ कब बना सकती है, जब ऊपर वाली बॉडी इसको डेलीगेट करे अपनी पावर, है ना। डेलीगेट मतलब दे, इसको अपनी पावर दे। अब जैसे पार्लियामेंट के पास है पावर लॉ बनाने की, है ना, तो पार्लियामेंट किसी सबऑर्डिनेट बॉडी को दे अपनी पावर लॉ बनाने के लिए, तभी तो वो बना सकती है। तो इसी को ही स्क्रूटिनाइज कर रही है ये कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे यही बोला है कि ऐसी बॉडी जिसको पावर आपने डेलीगेट करी है वो अच्छे से काम कर रही है, वो अच्छे से रूल्स बना रही है कि नहीं बना रही है, दैट वो वाली हमको कमेटी देखनी है। तो वो कौन सी कमेटी हो जाएगी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और बाकी कमेटीज जो इसमें मेंशन है वो क्या करती हैं, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज क्या करती है, ये बेसिकली जो मिनिस्टर्स एश्योरेंसेज और अंडरटेकिंग्स लेते हैं ना हाउस में, उसको चेक करती है कि भाई वो उस पर अटल हैं कि नहीं है, वो उस पर डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रूल्स कमेटी क्या करती है, ये बेसिकली रूल्स को अमेंडमेंट सजेस्ट करती है रूल्स में कि भाई जो हाउस है उसके को रूल्स में कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी टाइम मैनेजमेंट और बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, है ना, उसको करती है हाउस के। तो ये सब वो वाली कमेटीज़ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Speaker of the Legislative Assembly, the Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the Assembly. ओके क्या बोल रहे हैं? द स्पीकर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही और शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली। तो स्पीकर कौन होता है? स्पीकर मेंबर ऑफ, एक मिनट, हाँ, स्पीकर जो होता है स्पीकर जो होता है स्टेट में, ही इज़ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, तभी तो वो बनता है स्पीकर। और ऐसे ही पार्लियामेंट में जो स्पीकर होता है ही इज़ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, पहले उसको मेंबर बनना पड़ता है तभी वो स्पीकर बन पाता है ना। तो इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन कि स्पीकर जो है वो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में है तो ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सही है ना। अगर उसकी मेंबरशिप चली गई तो उसको पद से रिजाइन देना पड़ता है। दूसरा, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इमीडिएटली। तो ये हमने देखा था, दिस इज रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग? क्योंकि इमीडिएटली नहीं करता, जब तक दूसरी जो सभा है, जैसे मान लो लोकसभा की मैं बात करूं, तो अगर जब तक स्पीकर जब लोकसभा में जब दूसरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती, ऐसे ही जब दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली नई लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती तब तक स्पीकर अपनी पोजीशन पर रहता है। जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होने वाली होती है नई लेजिस्लेटिव असेंबली की, उससे जस्ट पहले स्पीकर रिज़ाइन करता है ना। तो उसके बाद प्रोटर्म स्पीकर सेलेक्ट होता है ना। तो ये सब फिर प्रोटर्म स्पीकर नया स्पीकर सेलेक्ट करवाता है, तो ये सब चलता है। तो दिस इज़ रॉन्ग, सेकंड इज़ रॉन्ग, है ना। सेकंड रॉन्ग हो गया, पहला ऑप्शन सही है, दिस इज ए, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सही है ना। पार्लियामेंट किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल सकता है, पार्लियामेंट कैन डू दैट, तो ये तो सही है। उसके बाद, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो ये तो सरासर गलत है ना। केशवानंदन भारती केस जो था 1973 वाला, उसमें यही बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और कोई जुडिशल रिव्यू क्या है? जुडिशल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है ना। तो ये जुडिशरी का राइट है कि वो किसी भी लॉ का जुडिशल रिव्यू कर सकता है। तो कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। ये किसने बोला था कि कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती? आई.आर. कोहेलो केस में, है ना। आई.आर. कोहेलो केस में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि मतलब अगर आपने किसी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल गई जुडिशल रिव्यू से। जुडिशल रिव्यू उसका हो सकता है, करेक्ट। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहाँ किस केस में डेवलप हुआ था? केशव नंदा भारती केस में, है ना। तो सेकंड इज रॉन्ग, पहला सही है, करेक्ट। डी तो ऑप्शन ही नहीं दिया यहाँ पे, नीदर वन नीदर टू डाल देना इधर, नीदर वन नॉर टू। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वॉज द स्वतंत्र पार्टी। अब पता नहीं फर्स्ट लोकसभा में कौन था, इतना याद थोड़ी रहता है। दूसरा देखते हैं। इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। तो ये लक्ष्मीकांत ने साफ साफ दिया हुआ है, इसको 1969 में रिकॉग्नाइज किया गया था। एंड इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था? 1977 में, है ना। वॉट हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन? लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी विद 10% ऑफ द सीट्स, मतलब 10% मिनिमम सीट्स होनी चाहिए उसके पास। मतलब अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 552 की है तो मिनिमम 55 सीट जो है, मिनिमम 55 सीट जो है वो होनी चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के पास, तभी उसका लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, 10% यानी 1/10 होना चाहिए, तो 55 होना चाहिए। अब दूसरा तो सही है, तीसरा देख लेते हैं। इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये तो गलत है ना, तो गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि 55 सीट चाहिए होती है ना, 55 मिनिमम होना चाहिए, 55 सीट। तो थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग कर देते हैं। यहाँ ये गया, ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, तो ऑप्शन आ गया बी, करेक्ट, सही है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नाइसेस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो लॉ और लिबर्टी के बीच में कौन सबसे बेहतरीन रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है? तो पहला है, इफ़ देर आर मोर लॉज देर इज़ लेस लिबर्टी, इफ़ देर आर नो लॉज देर इज़ नो लिबर्टी, इफ़ देर इज़ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। तो सारे ऑप्शन आसपास हैं, है ना। तो देखो, अब लिबर्टी
का क्या डेफिनेशन होता है, हमने एक और बार डिस्कस किया हुआ है। लिबर्टी क्या होता है कि आपके पास इतना फ्रीडम होना चाहिए, है ना, इतना फ्रीडम होना चाहिए कि आप अपने आप को डेवलप कर सको फुली, है ना, इतना फ्रीडम होना चाहिए। बट इसका लिबर्टी का कहीं ये मतलब नहीं है कि एकदम आपके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट हम नहीं बोल सकते, हम ये बोलते हैं कि इतना आपके पास फ्रीडम होना चाहिए कि आप अपने आप को डेवलप कर सको फुली, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब एक कोई एब्सोल्यूट नहीं है कोई चीज़, लिबर्टी आपके पास एब्सोल्यूट नहीं है। इट डज नॉट मीन, जैसे लक्ष्मीकांत ने लिखा हुआ है, इट डज नॉट मीन टू डू वॉट एवर वन लाइक्स टू डू। ऐसा नहीं कि आप जो चाहो वो कर लो, ऐसा नहीं है ना। आपके कंस्ट्रेंट हैं, थोड़े बहुत लिमिटेड राइट्स हैं, है ना, मतलब इतना फ्रीडम आपके पास है कि आप अपने आप को ग्रो कर सको, आप अपने आप को डेवलप कर सको, करेक्ट। तो मेरे को एक बात बताओ, लॉ, अगर लॉ क्यों होता है इन सोसाइटी में, लॉ क्यों होता है, ताकि हम इसी चीज़ को चेक कर सकें, है ना, इसी चीज़ को चेक कर सके कि भाई जिसका जो मन कर रहा है वो नहीं कर रहा है, लॉ के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, है ना। मतलब अगर मान लो अगर लॉ नहीं होगा तो क्या होगा, मर्डर लोग करते चले जाएंगे, है ना। तो मर्डर कोई एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। आप बोलोगे मेरे पास तो लिबर्टी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, तो मैं तो जाके मर्डर कर दूंगा लोगों का, है ना। तो फिर उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना, आप कॉन्फ्लिक्ट में हो लॉ के, करेक्ट। तो लॉ इसीलिए होता है ताकि ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, है ना। जो सोसाइटी है वो एक पर्टिकुलर लॉ के अंदर काम करे, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के अंदर काम करे, एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस के अंदर काम करे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहे हो आप, जो मन कर रहा है वो कर रहे हो, है ना। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स भी क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स भी एब्सोल्यूट नहीं है ना, दे आर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड, एक्सेप्शंस वहाँ पे भी हैं। तो अगर लॉ नहीं होगा, अगर इफ़ देयर आर नो लॉज, अगर लॉ होगा ही नहीं, मान लो एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे लॉ है ही नहीं, तो क्या होगा, जिसका जो मन करेगा वो करेगा। मेरा मन करेगा मैं जाके कल को मर्डर कर दूँ तो मैं मर्डर कर दूंगा, मेरा मन करेगा मैं कुछ भी कर दूंगा, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे किसी की लिबर्टी आप इंश्योर नहीं कर पाओगे। क्यों क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई अगर मतलब मेरे पास कोई रिस्ट्रेंट है ही नहीं, मेरे पास कोई रिस्ट्रेंट है ही नहीं, तो कल को मान लो कोई लॉ है नहीं, तो मेरे मान लो कोई इंडिया को डिक्टेटर रूल करने लगेगा, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। उसके बाद मान लो किसी ने किसी का जाके मर्डर कर दिया, है ना, तो जिसका मर्डर हुआ उसके पास लिबर्टी नहीं थी, उसकी लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, है ना। तो आप अगर लॉ नहीं रखोगे तो आपकी लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, है ना। लॉ नहीं होगा अगर सोसाइटी में, तो आप हर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की लिबर्टी को इंश्योर नहीं कर पाओगे, है ना। तब उनकी कोई लिबर्टी नहीं होगी, जिसका मन चाहेगा वो अपने हिसाब से चलाएगा चीज़ें, है ना, जो मन चाहेगा वो चलाएगा। अब लॉ नहीं होगा तो भाई ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस मान लो ऐसे बोलते हैं कि अब से हम ही रूल करेंगे, या फिर बीजेपी बोलते हैं हमसे हम ही रूल करेंगे, है ना, या फिर कोई भी और पार्टी बोलते हैं अब से हम ही रूल करेंगे बस। तो फिर क्या होगा, तो फिर गलत हो जाएगा ना, ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, ठीक है। तो लॉ होना ज़रूरी है ना, लॉ होना ज़रूरी है, तभी आप लिबर्टी इंश्योर कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी। ऑल तो सारे ऑप्शन आसपास हैं। इफ़ देर आर मोर लॉज, अगर लॉज ज़्यादा हैं तो लिबर्टी कम होगी, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं ना कि लॉज ज़्यादा है लिबर्टी कम होगी। अब मान लो अनटचेबिलिटी के लिए लॉ आ जाता है, ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए लॉ आ जाता है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लॉज, हमारी लिबर्टी इंश्योर नहीं हो रही है। ये सब तो सोशल गलत गलत चीज़ें हैं ना, तो इसको हटाने के लिए तो लॉ आएगा ही। तो ये तो कहीं से नहीं हम बोल सकते कि इफ़ देर आर मोर लॉज देर इज़ लेस लिबर्टी। उसके बाद इफ़ देयर इज़ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, ऐसा भी कुछ नहीं है कि लिबर्टी होगी तो लॉ जो है वो लोग बनाएंगे। तो हम हमारे देश में लिबर्टी तो है बट हम थोड़ी लॉ बनाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ बनाते हैं। इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन, अगर लॉ को बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो तो लिबर्टी डेंजर में होती है। ऐसा है क्या, ऐसा आप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो पहले सती था, है ना, तो अब सती के रिगार्डिंग जो लॉ आया उसको चेंज किया ताकि मॉडर्न चीज़ के साथ वो बैठ पाए, सही बैठ पाए, है ना। अब ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितने सारे जजमेंट देता है बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना। अगर वो नहीं देता हो इतने जजमेंट तो क्या होता, लिबर्टी डेंजर में होती। पीआईएल का कंसेप्ट ऐसे ही आया, है ना, पीआईएल का कंसेप्ट इसी टाइप से आया था। तो जस्टिस इंश्योर करने के लिए तो लॉ चेंज हो सकता है, करेक्ट। तो अगर जब ऐसा हो सकता है तो टू ऑफन मतलब बार बार चेंज हो रहा है, अब लॉ गलत है तो बार बार हम चेंज करेंगे ना उसको। तो ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी कि लिबर्टी डेंजर में है, ऐसा तो नहीं है ना। लॉ मतलब कुछ रेगुलेशंस हैं जिसके हिसाब से आपको चलना है। अगर वो रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि आपकी लिबर्टी डेंजर में है। बट अगर लॉ होगा ही नहीं, है ही नहीं लॉ, तो प्रॉब्लम है, तो लिबर्टी आपके पास नहीं है। क्योंकि मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है ना, फिर तो मतलब मैं कुछ कर लूँ आप कुछ कर लो, करेक्ट। तो लिबर्टी तब आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी क्योंकि तब तो कोई भी डिक्टेटर रूल कर सकता है, फिर आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। तो लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो दैट इज़ बी। गवर्नमेंट ही आपके ऊपर हैरेस कर सकती है अगर कोई लॉ ना हो, है ना। पुलिस आपको अंदर कर दे रही है ज़बरदस्ती में, तो आपकी लिबर्टी है क्या, नहीं है।
तो ये थे आज के क्वेश्चंस. आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ go to our www.thelaymanway.com and log in to our website, and you can study from the free courses. You can also leave us a review, and we have already started the CSAT course from 1st of March, from 15th Feb itself. तो हमने उसको प्रीपोन करके 15th Feb कर दिया है. तो for those who want to enroll, this is a very good chance to start the CSAT preparations. हम extensively उसमें चीज़ें कवर कर रहे हैं, करेक्ट. सो थैंक यू सो मच. अगले लेक्चर में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.